ओर्ट क्लाउड के शांत, वैक्यूम सील किए गए गलियारों में समय हमारे जानने के अनुसार अस्तित्व में नहीं है। 3 सहस्त्राब्दियों तक बर्फ और सिलिकेट का एक पर्वत गुरुत्वाकर्षण की नींद में तैरता रहा, जब तक सूर्य का खींचाव इसे आंतरिक सौर प्रणाली में नहीं खींच ले गया। 25 मार्च 1811 की रात खगोलज्ञ ऑनरे फ्लॉजरगेस ने फ्रांस के विवियर्स में एक दूरबीन से देखा। उसने एक रोशनी का धब्बा देखा जो वहां नहीं होना चाहिए था। उसे अभी तक नहीं पता था, लेकिन उसने अभी-अभी C1811F1 की खोज की थी। उस समय के वैज्ञानिकों के लिए यह कक्षीय यांत्रिकी का एक आश्चर्य था। दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए यह प्रलय का संकेत था। आइए हम इस महान धूमकेतु के भौतिकी के बारे में बात करें। यह एक वैज्ञानिक दिग्गज था। इसके नाभिक का व्यास 30 से 40 किलोमीटर के बीच आंका गया था, किसी भी मानक से विशाल। लेकिन यह कोमा उस नाभिक के चारों ओर गैस और धूल का आवरण था, जिसने विश्वास को चुनौती दी। अपने चरम पर कोमा 1.1 मिलियन मील से अधिक फैला हुआ था। यह समय की एक संक्षिप्त खिड़की के लिए स्वयं सूर्य से शारीरिक रूप से बड़ा था। क्योंकि धूमकेतु कभी भी पृथ्वी के करीब 1.1 खगोलीय इकाइयों से अधिक नहीं आया, लगभग 100 मिलियन मील, यह कभी भी एक करीब मुठभेड़ नहीं थी। फिर भी इसकी चमक इतनी गहन थी कि यह 260 लगातार रातों तक नग्न आंखों से देखी जा सकती थी। यह एक रिकॉर्ड था जो लगभग 2 शताब्दियों तक कायम रहेगा, जब तक कि 1997 में हाले-बॉप्ट का आगमन नहीं होता। जैसे ही धूमकेतु रात के आकाश में एक स्थायी फिक्सचर की तरह लटका रहा, दुनिया बदलने लगी। 1811 की गर्मी असामान्य रूप से लंबी और गर्म थी। शैम्पेन और बोर्डो के क्षेत्रों में फसल की कटाई प्रसिद्ध थी। लोक कथाओं के अनुसार धूमकेतु की पूंछ, जो 25 मिलियन मील तक शून्य में फैली हुई थी, अंगूरों को पकाने का काम कर रही थी। जबकि आधुनिक मौसम विज्ञान अंगूर की खेती पर आकाशीय प्रभाव को नकारता है, 1811 का कॉमेट वाइन इतिहास में सबसे वांछित वाइन में से एक बना हुआ है। लेकिन जब शराब मीठी थी, राजनीतिक माहौल कड़वा होता जा रहा था। 1812 में नेपोलियन बोनापार्ट यूरोपीय शक्ति के शिखर पर बैठे थे, लेकिन वह गहरी अंधविश्वासी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उसने दाढ़ी वाले तारे की ओर देखा और अपनी खुद की चमक का प्रतिबिंब देखा। दूसरों ने कुछ और देखा। रूस में किसान फुसफुसा रहे थे कि धूमकेतु ईश्वर का क्रोध है, एक आग का तलवार जो आक्रमणकारियों को सजा देने के लिए भेजी गई है। जब नेपोलियन 400,000 से अधिक सैनिकों के साथ नीमन नदी को पार करके रूस में प्रवेश कर रहा था, तो धूमकेतु आसमान से गायब होने लगा, जैसे कि वह अपनी कृपा वापस ले रहा हो। कक्षा का भौतिकी ने इसके प्रस्थान को निर्धारित किया, लेकिन ग्रांडे आर्मी के लिए यह नरक में उतरने की शुरुआत थी। कोमेट का गायब होना मास्को की महान आग के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। जैसे ही शहर जल रहा था, रूसी सर्दी ने गणितीय क्रूरता के साथ हमला किया। तापमान -30 डिग्री तक गिर गया। कोल्ड स्टार ने एक जमी हुई बंजर भूमि छोड़ दी थी। लगभग आधे मिलियन पुरुषों में से जो नेपोलियन के साथ धूमकेतु की छाया में गए थे, 1 लाख से कम लौटे। इतिहासकार अक्सर उन बचे हुए लोगों का उदाहरण देते हैं जिन्होंने दावा किया कि 1811 का धूमकेतु वास्तव में मास्को की आग और एक साम्राज्य के पतन का संकेत था। 19वीं सदी के गवाह की नजरों में आकाश ने बोला था और पृथ्वी ने रक्त बहाया था। आज C1811F1 लगभग 200 खगोलीय इकाइयों की दूरी पर है, अंधेरे में अपने अफेलियन की ओर बह रहा है। यह लोकतंत्रों के उदय, तानाशाहों के पतन और मनुष्यों के छोटे युद्धों के प्रति उदासीन है। इसकी कक्षा एक दीर्घकालिक दीर्घवृत्त है जो इसे लगभग वर्ष 4800 तक हमारे आसमान में वापस नहीं लाएगी। तब तक नेपोलियन एक भूले हुए युग में एक फुटनोट होगा, लेकिन धूमकेतु बना रहेगा, ब्रह्मांड की निरंतर यांत्रिक घड़ी का एक मौन, जमी हुई गवाह।